हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज की क्लास नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। आज हम प्रो सीरीज की क्लास नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3B करेंगे। 3 हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड था, उसके नोट्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों कर लेना। अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किए तो वो शेयर भी कर देना, और अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना, और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो दोस्तों कमेंट भी कर देना पक्का से, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि जब सब कुछ होगा ना तो मुझे भी आगे और लेक्चर डालने में और ज़्यादा जोश से डालने में मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। लास्ट लेक्चर हमारा लगभग 1 आवर 20 मिनट्स का था और ये लेक्चर लगभग मेरे ख्याल से 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा, वो भी डिटेल में, और सिर्फ वो भी 3 घंटे में। ये कैसे हुआ सर? ये बस यही टैलेंट है दोस्तों। 3 घंटे भी पूरे नहीं लगे, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे में कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन बैंक साथ ही साथ अटैच है आपके पूरे, जो भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें नीचे क्वेश्चन बैंक भी है, तो आप उनको भी साथ ही साथ कंप्लीट करते चलना, ठीक है। तो आज अपनी 7th ऑफ फेब है, 7th ऑफ फेब को अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने 5 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारा स्वॉट एनालिसिस था और कॉम्पिटिटिव कोर कॉम्पिटेंसी था। दोस्तों आपको पता है, अगर हमें कोर कॉम्पिटेंसी हमारे पास है ना दोस्तों, अगर हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है ना तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, और कोर कॉम्पिटेंसी है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमें यहीं से शुरुआत करनी है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि अगर एक बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ गई तो उसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना है, अगर हमने सस्टेन कर भी लिया तो उसके बाद माइकल पोर्टर ने कुछ जेनरिक स्ट्रेटेजीज दी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। बट ये चालू कराने से पहले मेरे को थोड़ा सा आपको बेस बताना पड़ेगा। तो क्या बेस है मैं आपको बता देता हूँ। 3 लेवल होते हैं दोस्तों, एक कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, एक बिजनेस लेवल मैनेजमेंट और एक फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। ये 3 लेवल होते हैं दोस्तों। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये डिसीजन लेता है कौन से नए बिजनेस में जाना चाहिए, कौन से नए बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये सारे डिसीजन कौन लेता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट लेता है। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि इस बिजनेस में जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल टाटा ने डिसीजन लिया हमें टाटा मोटर्स में जाना चाहिए, तो टाटा मोटर्स जब चालू हुई उसको चलाने की जिम्मेदारी बिजनेस लेवल के पास है। तो उसको चालू करना है या नहीं करना है ये डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल के पास है, बट उसको चलाना कैसे है ये डिसीजन बिजनेस लेवल मैनेजमेंट के पास है। ये डिसीजन किसके पास रहेगा? बिजनेस लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगा। अगर बिजनेस लेवल मैनेजमेंट ने इसको ढंग से चलाया तो कंपनी को हो सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है बाकी सारे आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे रहना, इस नोन एज क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बोलो व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? अब बाकी सारे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर है आप उनसे आगे हो, इसका मतलब आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब आएगी? जब बिजनेस लेवल मैनेजमेंट अपना काम ढंग से करेगा। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट जब अपना काम ढंग से करेगा, कोर कंपिटेंसी लेके आएगा, और साथ ही साथ अपना काम ढंग से करेगा का मतलब पता है आपको क्या है? माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज फॉलो करेगा। तो अगर माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज बिजनेस लेवल मैनेजमेंट ने फॉलो करी तो उसको कोर कंपिटेंसी मिलेगी, और कोर कंपिटेंसी की मदद से उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो बताओ अब अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अपन ये पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, उसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है, और असली में इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा फ्लो क्या रहेगा? अब हमारा फ्लो ये रहेगा, पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और फिर इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे ला सकते हैं उसके लिए माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे। माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे। 3 स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ये 3 स्ट्रेटेजी से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सकते हो, और साथ ही साथ आपके पास कोर कंपिटेंसी भी होनी चाहिए, वो तो सबसे मेन चीज है, ठीक है। तो कोर कंपिटेंसी तो आपकी कैपेबिलिटीज है जिसको आप ढंग से यूज कर रहे हो, और ये तीनों क्या है? ये स्ट्रेटेजीज है जिससे आप क्या ला सकते हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कुल मिला के हमें बाकी लोगों से आगे निकलना है, तो आपके पास कोर कंपिटेंसी भी होनी चाहिए और आपके पास स्ट्रेटेजीज भी फॉलो होनी चाहिए। वो 3 स्ट्रेटेजीज ये है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज तो उसका आंसर यही है। अगर आता है माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज तो उसका आंसर भी यही है। क्या यही है? कॉस्ट लीडरशिप,
डिफरेंशिएशन एंड फोकस अभी अपन पढ़ेंगे। तो अभी आज अपन कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी काम हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, बाकी लोगों से आगे रहना इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अचीविंग सुपीरियर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू राइवल्स इज द अल्टीमेट चैलेंज। यही क्या है दोस्तों, हमारा अल्टीमेट चैलेंज है, और यही क्या कहलाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर परफॉर्मेंस करो और सुपीरियर परफॉर्मेंस करके लोगों से आगे रहो, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब दोस्तों ये कैसे आ सकती है, ये मैंने बताया, इट इज अ सेट ऑफ यूनिक फीचर ऑफ अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट दैट आर परसीव्ड बाय द टारगेट मार्केट एज अ सिग्निफिकेंट एंड सुपीरियर टू द कंपटीशन। तो आप कुछ ऐसा दो जिससे सामने वाले को लगे यार ये तो बाकियों से सुपीरियर है, तो आपको कुछ ऐसी चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। मेन बात ये है ही नहीं, मेन बात क्या है, जो अगली लाइन है एमसीक्यू में वो इंपॉर्टेंट है। आप खुद को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब कहलाओगे, जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी, किससे, एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर दी ऑल कंपनीज इन द इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्री में कंपनीज है उन सबकी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट होगी ना, तब आप क्या कहलाओगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, ए बी सी डी ई एफ। ए क्या है, बी से आगे है, सेल में आगे है, सारी चीजों में आगे है, तो ये नहीं बोलेंगे ए को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सिर्फ बी से आगे निकलने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बोला जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने क्या बोला, अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना। नहीं, ये तो बात सही है कि आगे रहना, बट सिर्फ बी से आगे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको पहले पूरी इंडस्ट्री में कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, आपको इन 6 लोगों का पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी का एवरेज, और उस एवरेज से ज्यादा आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या माने जाओगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माने जाओगे। तो अगर मैं बोलूं ए बी से आगे है, क्या वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिली हुई है उसको, नहीं पता, अभी तो नहीं पता। कैसे पता चलेगा, जितनी भी फर्म्स इंडस्ट्री में है आप उनका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, और वो एवरेज निकालने के बाद चेक करो क्या इस एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी से ऊपर आप हो तो आप किस में हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सारी 6 की 6 फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है एवरेज 25% और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है 26%, इसका मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अदरवाइज आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा। तो अभी तक हम जनरल मीनिंग समझ रहे थे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब कॉम्पिटिटर से आगे रहना, सिर्फ ये नहीं है। मेन आंसर क्या है इसका, ये है कि आपको एवरेज चेक करना है। एमसीक्यू में आ सकता है दोस्तों, आपको क्या चेक करना है, एवरेज चेक करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करनी है तो सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका फॉर्मुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रख लेना। अगर आप लोगों को पढ़ाई में आगे निकलना है तो सिर्फ ये काम नहीं चलेगा कि मैं आज 8 घंटे पढ़ूंगा, कल 10 घंटे पढ़ूंगा, दोस्तों पढ़ के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप आगे नहीं निकल सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आपको आगे निकलना है तो आपको फॉर्मुलेशन भी अच्छा करना पड़ेगा और इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या था, मीनिंग था, तो आप लोग ये बात ध्यान रखोगे। सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखा के बाकी लोगों से आगे निकलना इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एवरेज से ऊपर चलना इस क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर उसका अगला सुपीरियर फीचर देके, कुछ अलग टाइप की चीज देके कि सामने वाले को वैल्यू फील हो, वो भी क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और लास्ट में सिर्फ फॉर्मुलेशन से अच्छा कुछ नहीं होगा, आपको उसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोस्तों इसके बाद आता है, आप एक बार आगे तो निकल गए, क्या आप दूसरे दिन वापस से पीछे भी हो सकते हो। तो आपको जो आप आगे निकले हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो गेन करी है, उसको आपको सस्टेन रखना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सस्टेन करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा। आपको अपने रिसोर्स, ये वर्ड यूज होंगे, बार बार याद करो, कोर कंपिटेंसी किसको कहते हैं, अगर आपको याद है तो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज को कंपिटेंसी बोलते हैं, और उसको अगर ढंग से हम यूज करते हैं तो वो कोर कंपिटेंसी कहलाती है, अगर आपको याद होगा तो आपके पास जो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज है उसको आपको ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा, आपको उसको ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा। अगर उसमें डिटोरेशन होता रहा, अगर उसकी वैल्यू गिरती रही, तो ध्यान रखना, आप एक बार तो शायद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लो, बट बाद में आप वापस से पीछे आ जाओगे। तो अगर आपको हमेशा आगे रहना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज ड्यूरेबल होने चाहिए। इसमें कुछ बताया हुआ है, जैसे मान लो आपके कोई पेटेंट्स थे, वो जल्दी से क्या हो सकते हैं, ऑब्सोलीट्स हो सकते हैं। दूसरा एक बात बताया हुआ था, हमारी पूरी फर्म एक सीईओ के ऊपर डिपेंडेंट है, एक पूरे सीईओ के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी पूरी फर्म।
ये क्या हमारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज, हमारा एक सीईओ है, बहुत अच्छा काम करता है, वो हमारी रिसोर्सेज है, वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे फर्म की रिसोर्स है, कैपेबिलिटी है, हमारी पूरी फर्म उसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। एक दिन वो चल बसा दोस्तों, डिपार्चर कर गया या उसका रिटायरमेंट हो गया, अब क्या होगा फर्म का? इसका मतलब जो आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी थे वो ड्यूरेबल नहीं थे। तो आपका सबसे पहला काम, अगर आपको हमेशा आगे रहना है, तो सबसे पहले अपने रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी को डिटेरियोरेट होने से बचाओ। इसका मतलब उसको ड्यूरेबल बनाओ। उसको क्या बनाओ? ड्यूरेबल। तो पहला पॉइंट हो गया, आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज क्या होने चाहिए? ड्यूरेबल होने चाहिए। अगला, ट्रांसफरेबिलिटी। दोस्तों होता क्या है, जब आप लोग काम अच्छा करना शुरू करते हो तो लोग आते हैं और आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज को खींचने की कोशिश करते हैं, कैसे भी कोशिश करते हैं कि ये रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज मेरे पास आ जाए, जो इसने तैयार किए मेरे पास आ जाए। तो आपको ऐसा करना है कि आपके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज आसानी से ट्रांसफर ना हो पाए। आपका एक एम्प्लॉय था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, अगले दिन एक आदमी आया, बोलते थे को 5 करोड़ दूंगा, उसकी कंपनी छोड़ मेरे पास आ जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को क्या करना है? बहुत ज्यादा मजबूत रखना है, आसानी से ट्रांसफर ना हो पाए, ऐसा करना है। तो किसी को आसानी से एक्सेस ना मिले, उसका किसी को गेनिंग एक्सेस टू द नेसेसरी रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी इतना आसानी ना हो, और रिसोर्सेज का ट्रांसफर इजी ना हो, ट्रांसफरेबिलिटी ना हो। तो पहला, आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज क्या होने चाहिए? ड्यूरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं आपका सीईओ चल बसा तो आपकी कंपनी भी चल बसी दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कोई आदमी बढ़िया काम कर रहा है, उसको अगले दिन कोई खींच के ले गया, तो आसानी से ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हर जगह दो वर्ड आएंगे ही आएंगे, और वो कौन है? बोलो, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ना ड्यूरेबल होने चाहिए, ना ट्रांसफरेबल होने चाहिए, ठीक है। इमिटेबिलिटी दोस्तों, आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कोई आसानी से कॉपी ना कर सके, अगर कॉपी करे भी ना उसके झाग आ जाए दोस्तों, इतना पैसा लग जाए, वो पागल हो जाए, बाल नोच ले दोस्तों, ऐसा होना चाहिए। तो आसानी से कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो बोलो फटाफट, आप एक बार आगे तो आ गए, आपको एक बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिल गई, बट आप उसको सस्टेन करना चाहते हो, उसके लिए आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज में 3 चीजें होनी चाहिए: ड्यूरेबल, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, और कोई कॉपी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अगला, एप्रोप्रिएबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं है एप्रोप्रिएट तरीके से यूज करो दोस्तों, इसका मतलब है एप्रोप्रिएशन। आपने जिसे रिसोर्सेज लिए हैं ना, प्लीज आप उसको रिटर्न में भी बराबर दो। जो आपने पैसा कमाया है वो सब में बराबर बांटो, सबको ऐसा मोटिवेट करो, देखो तुम्हारा भी इसमें हिस्सा है, तुम्हें भी मिल रहा है, सबको ऐसा मोटिवेट करो। तो जो पैसा कमाया गया है, जो रिटर्न आए, उसका एप्रोप्रिएशन बराबर होना चाहिए। तो लास्ट में लिखा हुआ है, directed to from where the funds were invested rather than creating an advantage with no actual rewards। तो भाई लोगों, जिससे पैसा लिया है ना, उसको रिवॉर्ड जरूर दो, एप्रोप्रिएशन बराबर करो दोस्तों। ऐसा यहाँ पे किसका एप्रोप्रिएशन हो रहा है? जो रिवॉर्ड्स आए उसका एप्रोप्रिएशन सब में बंटना चाहिए दोस्तों। पहले जब कंपनी चल नहीं रही थी तो सबके साथ रो रो के चला ली, भाई मेरा मदद कर दे, मेरी मदद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सबने मदद करी। जिस दिन पैसा कमाया दोस्तों, फोन उठाना बंद कर दिया, मजे ले ले, भाग जा। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, फिर आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे, और वो अगर ज्यादा टाइम नहीं चले तो ध्यान रखना आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी सस्टेन नहीं रहेगी। तो 4 पॉइंट आप लोग मेरे को बताओगे। सबसे पहले आपके रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ड्यूरेबल होने चाहिए, ट्रांसफर नहीं हो सकते, ऐसे होने चाहिए दोस्तों, फिर उसके बाद कॉपी नहीं हो सकते, और लास्ट में दोस्तों उसका एप्रोप्रिएशन क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। जिसने पैसा लगाया है उसको बराबर रिवॉर्ड दो, उसके मजे मत लो दोस्तों। तो ये हो गया अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 2 टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों, गलती से मैंने पता नहीं यहां क्यों डाल दिया इसको, ठीक है, सही, इसमें ये गलती से यहां पे आ गया, ठीक है, यहां से आएगा। अब आता है दोस्तों माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज। अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहते हो तो आपके बिजनेस लेवल मैनेजमेंट को 3 स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहता है, then your business level management has to follow 3 types of strategies which are Michael Porter generic strategies। इसमें अगर बिजनेस लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज आ जाए तो भी डरना मत दोस्तों। फिर से बोल रहा हूं, कॉर्पोरेट लेवल बोलता है कौन से बिजनेस में जाना है, वो बिजनेस में चला जाता है, फिर उसके बाद उसको चलाने की जिम्मेदारी बिजनेस लेवल मैनेजमेंट की है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। जेनरिक इसलिए बोला है क्योंकि फर्म छोटी हो, बड़ी हो, नाटी हो, कैसी भी हो, ये स्ट्रेटेजीज हर फर्म पे लगती है। जेनरिक दोस्तों जनरल स्ट्रेटेजीज है, इसलिए इसका नाम जेनरिक स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। तो बोलो, माइकल पोर्टर ने दी है पहली स्ट्रेटेजी दोस्तों। इसमें हमें पहले तो टर्म जेनरिक क्यों दिखा? क्योंकि कैसी भी टाइप की फर्म इसको फॉलो कर सकती है, साइज में छोटी, बड़ी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3 स्ट्रेटेजीज है दोस्तों, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस।
मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ये दुनिया है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाओ और सामान बेच के दिखा दो। आप बोलोगे मैं काम करूंगा वहां जाके सबसे सस्ता बेच लूंगा। आप जब वहां पे जाके सबसे सस्ता बेचोगे ना, तो वहां पे जियो बैठा है। पहले बताओ, आपके दिमाग में है मैं सबसे सस्ता बेच लूंगा, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आप कॉस्ट लीडर बन जाओगे। तो ये पहली स्ट्रेटेजी है। कोई भी सामान बेचना है ना दोस्तों, दो ही तरीके हैं, या तो सस्ता बेच ले भाई, या कुछ अलग बेच ले। अलग बेचेगा तो सस्ता करने की जरूरत नहीं है, और अगर सस्ता बेचेगा तो अलग बेचने की जरूरत नहीं है। सीधा सा हिसाब है, दुनिया का रूल है दोस्तों। अगर तेरे से कुछ अलग नहीं बन रहा, कॉपी कर रहा है तो कॉपी कर और सस्ता बेच ले। और अगर तेरे से सस्ता नहीं बिक रहा तो तू फिर कुछ अलग बेच ले। ये दो ही तरीके हैं बिजनेस को चलाने के, या तो सस्ता बिकेगा या अलग बिकेगा। थोड़ा बहुत दोनों का मिक्स भी हो सकता है। अब हुआ क्या, तुमने बोला हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना है और बिजनेस चालू करना है। हमने बोला हम वहां जाके सस्ता बेचेंगे। वहां पे अंकल बैठे हैं तुम्हारे, तुम सस्ता बेचोगे, उखाड़ फेंकेंगे तुम्हें, और उन्होंने खूब जनों को उखाड़ के फेंका भी है। तुम्हें भी पता है 3 कंपनियां रह गई, जियो, एयरटेल और वोडाफोन, जिसमें वोडाफोन तो आखिरी सांसें ले रहा है दोस्तों। ठीक है, बट हाँ वो भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि पीछे डायरेक्टर लोग बहुत भारी है उसके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जियो उठा फेंकेगा तुम्हें अगर तुमने सस्ता बेचने का सोचा। तो तुमने कहा चलो सस्ता नहीं, हम कुछ अलग बेचते हैं। अलग बेचने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो उससे 10 गुना ज्यादा जियो और एयरटेल सोच चुके। तो सर अब करे क्या, हम तो फंस गए। हम तो टेलीकॉम में जाना चाहते हैं, ना हम अलग बेच पा रहे हैं, ना हम सस्ता बेच पा रहे हैं। तो भाई एक काम कर, एक छोटी सी हॉली सी एक जगह बना और उसमें घुस जा। छोटी सी जगह बना, उसमें घुस जा, जहाँ पे जियो का नेटवर्क आता है ना, एयरटेल का, वहाँ जा और वहाँ जाके अपना सामान बेच। फिर वहाँ पे तेरे को सस्ता बेचना है तो सस्ता बेच, महंगा बेचना है तो महंगा बेच। बट छोटी सी जगह बना जहाँ पे कोई नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों फोकस करना, नीश मार्केट। नीश मार्केट तो बोलो 3 स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन। अगर आपकी कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन करने की औकात नहीं है तो एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कोई नहीं है, सुनाटा पड़ा है, एकदम सन्नाटा पड़ा है, वहाँ जाओ अपना बिजनेस चालू कर लो, वहाँ चला लो, फिर धीरे धीरे फैलाओ। दोस्तों तुम्हें लाहौरी जीरा पता है, लाहौरी जीरा दोस्तों, वो हौले से गाँव में गया, 10-10 रुपए की उनको ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर वो धीरे 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 करते इतना बड़ा हो गया, पेप्सी और कोको कोला वालों के गले में आ गई दोस्तों। ये जीरा बेच गया, हमसे कोल्ड ड्रिंक नहीं बेची जा रही। ये किया उसने, पहले फोकस किया, अब वो कॉस्ट लीडर बन चुका है। तो वो गया कैसे, पहले छोटे एरिया को फोकस किया, फिर अब बड़े 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 एरिया में वो जा रहा है। तो दोस्तों जब आपको कॉस्ट लीडर बनने की औकात ना हो, डिफरेंशिएशन करने की औकात ना हो, तो जो है उससे आप छोटी जगह पे घुसो, उधर अपना बिजनेस फैलाओ और फिर बड़े जगह में जाओ। इसको बोलते हैं दोस्तों फोकस। तो सर आप इसका मतलब ये कहना चाहते हो, हम जब छोटी जगह को फोकस करेंगे तो वहाँ पे हम सस्ता भी बेच सकते हैं और अलग भी बेच सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर सस्ता बेचोगे तो आप फोकस कॉस्ट लीडरशिप कर रहे हो, और अगर आप वहाँ पे अलग बेचोगे तो फोकस डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो सर इसका मतलब टोटल 4 चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल, तो जेनरिक की 4 चीज़ें। सबसे पहला, आप कॉस्ट लीडर बन सकते हो, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप फोकस कॉस्ट लीडरशिप कर सकते हो, आप फोकस डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आप लोग कर सकते हो दोस्तों। अब ये डायग्राम कैसे बना, अगर आप कॉस्ट लीडर बन रहे हो, कॉस्ट लीडर का मतलब होता है पूरी इंडस्ट्री में सबसे भारी आदमी आप हो, तो ब्रॉड मार्केट आ गया, और सबसे सस्ता बेच रहे हो। डिफरेंशिएशन, पूरे इंडस्ट्री में आप सबसे अलग बेच रहे हो दोस्तों, एप्पल। तो एप्पल ब्रॉड मार्केट का है, बड़ा मार्केट कवर कर रहे हो और कुछ अलग बेच रहे हो। बट आपके इस ब्रॉड मार्केट में जाने की औकात नहीं है, तो छोटे से मार्केट को टारगेट करो, नैरो टारगेट। ये इधर जाके आप सबसे सस्ता बेचो, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, यहां जाके सबसे अलग बेचो, फोकस डिफरेंशिएशन। तो क्या हो रहा है, बोलो 4 चीजें। बड़े मार्केट में जाके सबसे सस्ता बेचना, कॉस्ट लीडरशिप। बड़े मार्केट में जाके सबसे अलग बेचना, डिफरेंशिएशन। छोटे मार्केट में सबसे सस्ता बेचना, फोकस कॉस्ट लीडरशिप। छोटे मार्केट में सबसे अलग बेचना, फोकस डिफरेंशिएशन। अब अपन चालू करेंगे दोस्तों कॉस्ट लीडरशिप। ये जो कॉस्ट लीडरशिप है ना दोस्तों, ये कम से कम तुम्हें 1.5 पेज का तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से तोड़ के लिखा है। अगर आपने इधर से पढ़ा तो आपको याद हो जाएगा, स्टडी मेट से पढ़ा तो आपको याद नहीं होगा, सॉरी टू से। तो अब वहां से मत पढ़ना दोस्तों प्लीज। तो अभी आप लोग आ जाओ, अभी अपन करते हैं दोस्तों। तो मैंने कल नोट्स खोले थे आपके, मैं आपको स्टडी मेट से भी दिखाऊं। ये तो डेरिवेटिव्स के नोट्स खुल गए दोस्तों, सीए फाइनल के, सॉरी। वो कहाँ होंगे, ढूंढने ही मुश्किल है, मिल गए। तो आ जाओ दोस्तों, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये देखो, ये ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, ये ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने इसको बहुत मस्त तरीके से तैयार किया है।
बहुत प्यारे तरीके से तैयार किया, आपको ये याद ही नहीं होगा, आपको यहीं से करना पड़ेगा। दोस्तों उसमें क्या किया हुआ है, मैंने पहले तोड़ा कि उसमें कॉस्ट लीडरशिप का मीनिंग बताया हुआ है। दोस्तों बहुत आसान है, बड़े मार्केट में जाओगे, क्योंकि देखो एक होता है फोकस कॉस्ट लीडरशिप, एक होता है कॉस्ट लीडरशिप, यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट लीडरशिप की। तो आप बड़े मार्केट में जाओगे, फोकस कॉस्ट लीडरशिप में छोटे मार्केट को टारगेट करते हैं, यहाँ पे आप बड़े मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले दिस इज ब्रॉड मास मार्केट स्ट्रेटेजी। अब वहां जाके सबसे कम चार्ज करोगे, चार्ज आर लोअर प्राइस। ऐसा मैकडी करता है क्योंकि उसने अपने सारे काम स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं, उसने सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर रखा है, इसलिए उसकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। तो कॉस्ट लीडरशिप का मीनिंग कंप्लीट। बट अब आगे क्या दिया हुआ है, उसमें बार बार बोल रखा है कि कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेथड बना दिए, 5 मेथड बना दिए। यही मैंने लैंग्वेज बिल्कुल चेंज नहीं करी, मैंने पूरी स्टडी मैट की लैंग्वेज उठाई है, बस उसमें से मेथड निकाले। अब देखो कैसे कहता है, अगर आपको कॉस्ट कम करनी है ना तो तरीका बताता है। प्रोक्योरमेंट को आप क्या कर लो, जहां से सामान लेके आ रहे हो उसको सस्ता बना लो, जो सामान बना रहे हो उसको सस्ता बना लो, स्टोरेज सस्ती कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन सस्ता कर लो, और इकोनॉमिक्स इन ओवरहेड्स ले आओ। मतलब बहुत बहुत बड़े खर्चे करो, बड़े खर्चे करो इनका मतलब खूब सारे खर्चे एक साथ करो जिससे आपको सस्ते पड़े। आपको भी पता है जब कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में होती है तो वो सस्ती पड़ती है। तो प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक्स, इन सब पे आप क्या कर दो, कॉस्ट रिडक्शन कर दो। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करो। फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है, रॉ मटेरियल पहले आप किसी और से खरीदते थे, अब आप खुद बनाना शुरू कर दो रॉ मटेरियल, तो आपको सस्ता पड़ेगा। पहले आप अपना सामान किसी और से बिकवाते थे, सप्लाई किसी और से करवाते थे, आप खुद करना शुरू कर दो तो आपको सस्ता पड़ेगा। अभी चैप्टर नंबर 4 में ये चीजें आएगी। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर दो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लो, ज़्यादा सामान बनाओ, एक्सपीरियंस कर्व का इफेक्ट फायदा उठाओ, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ढंग से करो, और सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर से लिंकेज अच्छी रखो। तीसरा तरीका, ठीक है। चौथा तरीका, अब देखो कितने आसानी से याद हो। अरे सर ये इतना सा था, हम 1.5 पेज में 1.5 दिन लगा देते थे, लेके बैठे रहते हैं 1.5 घंटा, कुछ है ही नहीं। वो कॉस्ट कम करने के तरीके बता रहे, प्रोक्योरमेंट अच्छा करो, प्रोडक्शन अच्छा करो, स्टोरेज अच्छा करो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करो, अपने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को अपना दोस्त बना के रखो, उनसे लिंकेज अच्छी रखो। यही तो है दोस्तों। मेथड नंबर 4, R&D की कॉस्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट, टैक्स रेट, एनर्जी कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, इनको क्या रखो, कम रखो। एक और तरीका बता दिया। फिर एक और तरीका बताता है, पग्स को लिमिटेड कर दो, वेस्टेज के लिए हमेशा इनटॉलरेंस रखो, कोई भी वेस्टेज करे उसको भगा दो। और फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करते रहो, इंटेंसिव स्क्रीनिंग करते रहो बजट्स की। फिर उसके बाद रिवॉर्ड्स रखो, कॉस्ट कंटेनमेंट्स के, मतलब जो कॉस्ट कम ला के देगा जो भी एम्प्लॉय उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ऐसे काम करो तो इससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम आ जाएगी। तो हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट का ये आंसर है, बट ये कभी भी आता नहीं है। तो सर ये क्यों ऐसा आपने लिखा, अगर बाय चांस कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप शुरुआत कैसे करोगे, सारा ये लिख दोगे, फिर लिख दोगे नीचे वाले तरीकों से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका जो मेन आंसर होगा उसको शुरू कर दोगे। तो ये क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कॉस्ट लीडरशिप का। ये इतना बड़ा दिया हुआ है, मैंने आपको इतना प्यार से बना के दिया है, ठीक है। इसके अंदर यही है, आप पूरा जोड़ लगा लेना, यही कंक्लूजन निकलना है, ठीक है। अब वैन लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी इज इफेक्टिव, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी लगानी कब चाहिए, पहले तो आप ये बताओ। लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी तब लगानी चाहिए जब आपके जो बायर्स है ना वो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस सेंसिटिव है। दोस्तों आप मुकेश अंबानी को जाकर बोलोगे जो आलू है, जो आलू है 12 रुपए के हैं, अगर आप 10 किलो लोगे तो आपको 10 रुपए में दूंगा, मारेगा पकड़ के। ये बात ध्यान रख लेना। वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, उसको मतलब नहीं है, वो कहेगा आलू 12 के तो 120 वाले दे, बट अच्छे दे, ऐसे दे जो आलू बोले, ठीक है। AI हो आलू के अंदर, वो ऐसा आलू मांगेगा दोस्तों, उसको मतलब नहीं है 12 रुपए का 10 रुपए में दे दे, भगा देगा तुम्हें, ठीक है। तो AI सुनते तो ये आजकल इतनी जल्दी जागते हैं ना सारे के सारे, देखो उठ गई, गुड आफ्टरनून, भाग जाए यहाँ से, गेट आउट। नहीं जा, अरे भाई जाओ नहीं बेटा, गए। सुनो बात को, तो बोलो प्राइस सेंसिटिव बायर्स होंगे तब आपकी कॉस्ट ये वाली काम आएगी, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। फिर अगला ये ध्यान रख लेना, आप जो सामान बेच रहे हो ना उसमें डिफरेंशिएशन के तरीके ही नहीं है, तब ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। पता चला आप सस्ता बेच रहे हो, कोई डिफरेंशिएशन कर गया, आप देखते रह गए, सस्ता आपका कोई खरीद ही नहीं रहा। तो दो बातें याद रख लेना, खरीदने वाला को पैसों से फर्क पड़ता है, प्राइस सेंसिटिव बायर्स है। दूसरा, डिफरेंशिएशन करने के तरीके ही बहुत कम है, डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते उसमें, आप प्रोडक्ट ही ऐसा बेच रहे हो, आप उसमें कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते, जो बेच रहे हो वो ही बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दो चीजें याद रखोगे, कब काम की है कॉस्ट लीडरशिप, जब लोग प्राइस सेंसिटिव बायर्स है, और दूसरा डिफरेंशिएशन करने के तरीके कम हैं।
दोस्तों कॉस्ट लीडरशिप में कुछ रिस्क भी है। पता है क्या रिस्क है? लोग आपकी टेक्निक को कॉपी कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ सकते हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी बार बार आ सकती है। तो उस केस में आप कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। एक बार कॉस्ट कम तो कर लोगे, बट बार बार जो टेक्नोलॉजी है नई नई आती जाएगी तो आप परेशान होते जाओगे। तो ये दो रिस्क है दोस्तों इसके अंदर। तो सर ये क्या चल रहा है? ये अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो अब फाइनली मेरा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है स्टडीमेट का। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको बताया। अब आप इसको देखोगे आपको याद हो जाएगा अपना। मेरे पढ़ाने के तरीके से ज़्यादा ये नोट्स बहुत भारी है दोस्तों, नोट्स बहुत भारी है। क्या आया? मीनिंग सर बहुत आसान है, लो कॉस्ट है, ब्रॉड स्ट्रेटेजी है, हमें सबसे सस्ता बेचना है, बात खत्म होगी। मैकडी का एग्जांपल। सर कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो सकता है? आपने खूब सारे तरीके बता दिए, इनको लाल कर दिया, पढ़ने में मजा आ रहा है। फिर इसके बाद क्या आएगा? लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी इफेक्टिव कब होगी? जब लोगों को प्राइस कम करवा के मजा आता है, और दूसरा मतलब प्राइस सेंसिटिव बायर्स है, और दूसरा डिफरेंशिएशन करने के तरीके नहीं है दोस्तों। फिर अगला क्या आ गया? रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों दूसरे लोग कॉपी कर सकते हैं आपको, और वो भी सस्ता बेच सकते हैं, और साथ ही साथ आपका टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो सकता है। फिर अगला, कॉस्ट लीडरशिप को अचीव करे तो करे कैसे? बहुत आसान है दोस्तों, पहले से ही डिमांड को फोरकास्ट करके रख लो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ जिसे कॉस्ट कम से कम आए, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। प्रोडक्ट को हमेशा स्टैंडर्डाइज करके रखो। एक जैसे मैकडी है, सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों। कहीं पे भी चले जाओ सेम टेस्ट आता है बर्गर में से। क्यों आता है? स्टैंडर्डाइज कर रखा है, तभी वो इतना सस्ता दे पाता है दोस्तों। स्टैंडर्डाइज कर दो, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट करो, और डिफरेंशिएशन तब तक मत लाओ जब तक वो जरूरी ना हो जाए। तो रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से बचो अनटिल अनलेस इट बिकम नेसेसरी। इट बिकम क्या? नेसेसरी या एसेंशियल। तो बोलो क्या क्या हुआ, कैसे कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकते हो? फोरकास्ट को पहले से ही आप क्या कर, सॉरी डिमांड को पहले से ही फोरकास्ट कर लो, जिसे आप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सामान बनाओ। दूसरा आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ दोस्तों। फिर अगला, अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करके रखो। फिर अगला, कॉस्ट सेविंग में पैसा लगाओ। फिर अगला, डिफरेंशिएशन से बचो अनटिल अनलेस इट बिकम्स नेसेसरी। फिर इसके बाद दोस्तों, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। एडवांटेज जो है ना, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के साथ पढ़ाऊंगा। इसका क्या रीजन है आपको समझ आ जाएगा, ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी टॉपिक लगेगा, और अभी पढ़ाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। तो दिस विल गो विद 2B 2A सॉरी 2A के साथ मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, एडवांटेजेस। ठीक है, क्या है सर बता दो? नहीं बताऊंगा आपको, मैं अपना आप याद दिला दूंगा। ये अपना आप उससे कनेक्टेड है, मतलब वो पढ़ोगे ये अपना आप आ जाएगी। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेज में आपकी टेक्नोलॉजी को कोई भी इमिटेट कर सकता है, वो भी सस्ता बेच सकता है। सर ये ऊपर भी तो आया था, बिल्कुल आया था, ये रिस्क के नाम से आया था, रिस्क के नाम से आया था। सेम चीज वापस आएगी। लोग, आप क्या कर सकते हो? लोग इसको इमिटेट कर सकते हैं। आपको अगर कॉस्ट कम करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा सामान बेचना पड़ेगा, हायर सेल्स वॉल्यूम करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है अभी आप सस्ता बेचने के चक्कर में क्या करोगे? आप एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगाओगे, एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगाओगे, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कतें आ सकती है। लॉन्ग टर्म में कोई आपकी कंपनी को ढूंढना भी चाहेगा, ये ऐसी कंपनी थी, आप वो मिलोगे भी नहीं, लुप्त हो जाओगे आप, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया। एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों? आज शाहरुख खान है, वो अगर बिस्किट का ऐड करता है तो इसका मतलब ये नहीं है लोग उसको देख के बिस्किट खा रहे हैं दोस्तों। शाहरुख खान से ऐड कराने का मतलब क्या है? आप लोगों के दिमाग में एक छाप छोड़ रहे हो कि एक ऐसी कंपनी भी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शाहरुख खान को देख के बिस्किट खाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो एक्स टाइप का पानी पी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी एक्स टाइप का पानी पियेंगे। ठीक है, बट हाँ शाहरुख खान हमें याद रहेगा तो उससे कंपनी हमें अपना आप याद आ जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है? एडवर्टीजमेंट। आज तुम समझो बायजूस ने शाहरुख खान से ऐड कराया, इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि शाहरुख खान बायजूस से पढ़ता है तो सारे बच्चे बायजूस से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं था दोस्तों, ऐसा नहीं था। उनको बताना था। आज आप मुझे बता दो 90% लोगों को बायजू याद करते शाहरुख खान याद आता है, शाहरुख खान याद करते बायजू याद आता है। तो बायजू सबके दिमाग में सेट कैसे है? क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाया। आज कंपनी एकदम डाउन जा चुकी है, खत्म सी हो चुकी है, बट लोग भूलते नहीं है बायजू को। क्यों? वो शाहरुख खान याद दिला देता है दोस्तों। तो एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाने से क्या होता है? आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलते हैं। अब आप सोचो मैं कॉस्ट लीडरशिप बनूं, जब कॉस्ट लीडरशिप की बात करोगे तो आप एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगाओगे, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप लुप्त हो जाओ दोस्तों, गायब हो जाओ। तो लॉन्ग टर्म आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो अभी तो आप पैसा बचा लोगे, कॉस्ट लीडर बन जाओगे, बट जब बाद में आपकी याद आएगी, लोग याद करना चाहेंगे यार एक वो कंपनी थी ना, धुंधले दिखोगे आप, ब्लर हो जाओगे, ब्लर, ये कोई था यार, कोई था। आज आपको मेक माई ट्रिप दिखता है दोस्तों,
GoIB वो दिखता है, बट ऐसे खूब सारे हैं जो आपको याद ही नहीं आएंगे जहां से टिकट बुक करा सकते। क्यों? एडवर्टीजमेंट नहीं है, वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। मेक माई ट्रिप वाला हर जगह अपना तंबू गाड़ के बैठ जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अगला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ा थ्रेट है। जब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, कॉस्ट लीडरशिप की धज्जियां उड़ जाएगी। तो ये अपना क्या हो गया, कॉस्ट लीडर का पूरा टॉपिक हो गया। क्या क्या पॉइंट आए इसमें, मीनिंग आए, कैसे आप कॉस्ट लीडरशिप को अचीव कर सकते हो, उसके खूब सारे पॉइंट आए। फिर उसके बाद अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप आया, फिर उसके बाद एडवांटेजेस आए जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा अगले क्लास के अंदर, और फिर डिसएडवांटेजेस आए। ठीक है, अब आता है डिफरेंशिएशन। दोस्तों डिफरेंशिएशन फिर से वही, एक होता है फोकस डिफरेंशिएशन, एक होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों, डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, तो छोटे मार्केट को टारगेट करोगे या बड़े मार्केट को? बड़े मार्केट को, ब्रॉड मास मार्केट। इसमें आपको क्या करना है, कस्टमर को कुछ यूनिक देना है। अब यूनिकनेस कैसे हो सकती है, डिजाइन में भी हो सकती है, ब्रांड की इमेज में भी हो सकती है। दोस्तों एप्पल के फोन में तो मुझे नहीं पता क्या चीज है, बट इतना पता है जिसके हाथ में एप्पल का फोन होता है दोस्तों, कभी टेबल से उठाता ही नहीं है। उसका फोन हमेशा टेबल पे पड़ा होता है या ऊपर वाली जेब में पड़ा होता है। दोस्तों कोई पैंट की जेब में रख ले, एप्पल का फोन मतलब ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो डिजाइन, ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज ऐसी है, वो भी एक डिफरेंशिएशन का तरीका है। सिर्फ ऐसा डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि आप नया प्रोडक्ट बना के बेचो, कुछ अलग अतरंगी फीचर्स दो। दोस्तों अगर आपकी ब्रांड की इमेज ऐसी है तो वो भी क्या है, एक डिफरेंशिएशन। मैगी दोस्तों, लोगों को कोई भी नूडल्स खानी हो जाके मैगी मांगता है, वो कहता है मैगी पीली वाली ना देके लाल वाली दे दो, बट वो कभी भी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेगा। ये मैगी का एक डिफरेंशिएशन है दोस्तों। फीचर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, डीलर का नेटवर्क हो गया, कस्टमर का सर्विस हो गया। कस्टमर को सर्विस कैसे देते हो दोस्तों, एलजी की जो सर्विस है ना, वो उसका डिफरेंशिएशन है दोस्तों। एलजी वाले को फोन करो, वो 2 घंटे के अंदर पधार जाता है। कभी कभार तो हाथों हाथ आ जाता है, ऐसा लगता है नीचे खड़ा था, उसको पता था आपका फ्रिज या वॉशिंग मशीन खराब होने वाला है, वो हाथों हाथ आ जाता है। ये उसका क्या है दोस्तों, डिफरेंशिएशन है। बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अब डोमिनोज का एग्जांपल दिया हुआ है, 30 मिनट में सामान पहुंचा देता है, बहुत ही बढ़िया। 30 मिनट में खाना पहुंचा देता है, ये उसका डिफरेंशिएशन है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन से ये गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हो सकता है जो आप डिफरेंशिएशन समझ रहे हो बट लोग उसको डिफरेंशिएशन ना समझ रहे हो। ठीक है, अब कैसे अचीव करा जा सकता है सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन, तो वही प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी लाके, कंपेटेबिलिटी लाके, लो कॉस्ट कर सर्विसेज को इंप्रूव करके, मेंटेनेंस कम करवाकर, ग्रेटर कन्वीनियंस देकर, मोर फीचर देकर। कन्वीनियंस भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आदमी को अगर आप ऐसा फील करा दो ना, आप तो राजा आदमी हो, आपने पैसा दे दिया, हम तो सरेंडर है। आप उसको ऐसी कन्वीनियंस करवा दो ना कि हाँ तुझे ये चाहिए ना, तेरे घर पहुंचेगा, मैं लगा के जाऊंगा, तू तो बस यूं खड़ा रहना रोबोट की तरह, तुझे कुछ नहीं करना। आप उसको ऐसा फील करा दो कि जो हमने तेरे को दिया है ना, उससे तेरे को एकदम राजा वाली फीलिंग आनी चाहिए। वो आके कहेगा भैया मैं हाथ लगवा, नहीं हाथ नहीं लगवाना, तू हाथ लगाएगा तो हमें पाप लगेगा, उसको ये बात बोल दो। ठीक है, आप उसको ऐसा फील करा दो दोस्तों, तो ये भी उसका क्या हो गया, एक डिफरेंशिएशन का तरीका हो गया। दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी एक तरीका है, प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहो, वो भी एक डिफरेंशिएशन का तरीका है। फिर अगला सुपीरियर सर्विस दो, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराओ। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ खराब हो गया आप उसको ढूंढते फिर रहे हो, आप पूरे चांदनी चौक में घूम रहे हो, यार इसका ये वाला पार्ट मिलेगा क्या, यार इसका ये वाला पार्ट मिलेगा क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी क्या है, एक डिफरेंशिएशन का तरीका है। इंजीनियर की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज, ईज ऑफ यूज, चीज़ों को आसानी से यूज करना तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन का तरीका है दोस्तों। आज कोई भी एप्लीकेशन बनाता है, कोई भी ऐप बनाता है, तो ऐप में सबसे पहले वो ये सोचता है कि ऐप बननी चाहिए तो व्हाट्सएप जैसी बननी चाहिए। क्यों? सामने वाले को लगता है यार व्हाट्सएप आसान है बहुत ज़्यादा यूज़ करने में, तो कोई भी ऐप बनाओ तो व्हाट्सएप जैसी बनाओ, डिफरेंशिएशन फील कराओ दोस्तों। ठीक है, फिर अगला रिस्क एसोसिएटेड है। दोस्तों आपको लगता है आप डिफरेंशिएशन दे रहे हो, बट सामने वाले को लगता है क्या बकवास कर रहा है, चिंदीगिरी कर रहा है, इसको भगाओ यहाँ से। ठीक है, तो सामने वाले को हो सकता है सामने वाला आपके डिफरेंशिएशन को वैल्यू ना करे। अगला हो सकता है कि कोई आपके तरीकों को कॉपी कर ले, हो सकता है कोई आपके तरीकों को कॉपी कर ले, ये रिस्क है दोस्तों। तो ये क्या कराया मैंने आपको, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बड़े वाला पैराग्राफ पढ़ाया, इतना बड़ा, और सोचो इतनी आसान लगा होगा आपको जिसका हद नहीं है। आप कहोगे यार ये तो बहुत जनरल बातें हैं, ये जनरल बातें आपको याद भी हो जाएगी क्योंकि मैंने पॉइंटर वाइज लिखी है। ठीक है, अब आ जाओ बेसिस फॉर डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। 3 तरीके से डिफरेंशिएशन हो सकता है दोस्तों, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग में डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आपको पता है, अगर आप कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओगे, कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाओगे, तो ये कहलाएगा प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन कहलाएगा। इसके अंदर एग्जांपल्स ये है, एप्पल का आईफोन है जो बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप अपने प्रोडक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चे बहुत ज़्यादा करो, जिससे क्या होगा, आपको डिफरेंशिएशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात इसके अंदर बोली हुई है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाओ।
ठीक है। अगला बोलता है प्राइसिंग भी एक डिफरेंशिएशन है दोस्तों। कोई है जो बहुत महंगा बेचता है, एप्पल है, जबरदस्ती 1,70,000 का फोन बेचता है दोस्तों, वो भी उसका एक डिफरेंशिएशन है। लोग वो खरीदते इसलिए जिससे लोगों को दिखे कि यार ये तो 1,70,000 का फोन खरीद के बैठा है। सामने वाले इतना महंगा फोन खरीद रहा है, 1,70,000 का फोन खरीद रहा है, 1,70,000 का फोन खरीद रहा है। ये प्राइस हाई रखना भी उसके लिए एक डिफरेंशिएशन है दोस्तों, प्राइस लो रखना भी एक डिफरेंशिएशन है। तो प्राइस को हाई रखो वो भी एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट है, प्राइस को लो रखो वो भी डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन अचीव करने के क्या है बेसिस है। आप प्रोडक्ट में कुछ अतरंगी चेंज लेके आओ, प्राइस आप एकदम हाई रख दो, एकदम हाई रख दो, जैसे क्या लोवेस्ट प्राइस और सुपीरियर प्राइस, हायर प्राइस भी क्या है डिफरेंशिएशन के तरीके हैं। अगला दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड का नाम, साथ ही साथ वो कहाँ पे लोकेटेड है, मेन रोड पे है, कहाँ पे है, वो सारी चीजें भी क्या करेगी, एक डिफरेंशिएशन का रोल प्ले करेगी दोस्तों। जैसे आपने वो देखा होगा, हाईवे पे आप जाते हो, ठीक है, हाईवे पे आप जाते हो, उसमें अलग अलग खाने के ऐड आते हैं, उसमें बोलते हैं यहाँ आए हो तो खाना खा के जाना, और पता नहीं अलग अलग टाइप के ऐड होते हैं, भूल ना जाना, आने वाला है, खाना खा के जाना, और बहुत अतरंगी टाइप के ऐड आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसमें मतलब आते रहते हैं 10 किलोमीटर दूर, भूल ना जाना, भूल ना जाना, खाना खा के जाना, बार बार भूल ना जाना, 6 किलोमीटर दूर, वो बार बार आते रहते हैं दोस्तों। बट ये उनका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन का तरीका है, क्या कि वो हाईवे पे लोकेटेड है दोस्तों। कोई जाए या ना जाए दोस्तों, खाना कैसा भी हो, आदमी जब हाईवे पे जाएगा ना, एक ढाबे पे रुकने का एक दोस्तों ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चीज है दोस्तों, ये सारे के सारे तरीके हैं, ये डिफरेंशिएशन के तरीके हैं। तो आपकी कहाँ पे लोकेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे लोकेशन है, वो भी एक डिफरेंशिएशन का तरीका है। लोकेशन का एडवांटेज, आपके नेम का रिकॉग्नाइजेशन दोस्तों। मोदी, आपको पता है मेरा नाम निपुण मोदी है, बट मैं हर जगह मोदी से लिखता हूँ दोस्तों, नेम रिकॉग्नाइजेशन। आप समझ रहे हो बात को, ये क्या है, डिफरेंशिएशन का तरीका है, ये डिफरेंशिएशन का तरीका है दोस्तों। कस्टमर की लॉयल्टी, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर की लॉयल्टी। कोई वो कुछ बहुत महंगा भी दे रहा होगा ना, वो उसी के पास जाएगा, ये क्या है, लॉयल्टी। ये भी क्या है, डिफरेंशिएशन है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। तो 3 डिफरेंशिएशन हो गए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे अचीव करोगे, सबसे पहले तो आप कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करते रहो, अपनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आते रहो, ब्रांड की इमेज को एनहेंस करते रहो, और जो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करो ना, वो फीचर्स के हिसाब से करो। ऐसा ना हो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाए और फिर आपसे कोई खरीदे ना। तो फिक्सिंग द प्राइस अकॉर्डिंग द यूनिक फीचर्स। एडवांटेज क्या है, फिर से बोलूंगा, चैप्टर नंबर 2A के साथ आएंगे, आप देख भी सकते हो। इसकी जो एडवांटेज है, वही एडवांटेज किसकी है, वही एडवांटेज किसकी है, इसकी है दोस्तों। दोनों की सेम एडवांटेज है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्यों है सेम एडवांटेज, ये मैं आपको सिखाऊंगा, और वैसे सेम नहीं है, अंदर कंटेंट अलग है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे अलग है, ठीक है। तो ये बातें अभी अपन 2A के साथ करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज सीधी सी है, जो यूनिकनेस है उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई ना कोई आपको कॉपी मार जाएगा। फिर हायर प्राइस अगर आप चार्ज करोगे तो हो सकता है आपके कस्टमर कहीं और स्विच कर जाए, ऑफ क्या होता है, स्विच ऑफ कर जाए कहीं और, मतलब कहीं और चले जाए। अगला, फेल्स टू वर्क इफ इट्स बेसिस समथिंग दैट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। फिर से वही बात, कस्टमर आपको माने ही नहीं कि इसने कुछ मुझे अलग दिया है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है दोस्तों, डिफरेंशिएशन में आपका ये डिसएडवांटेज भी बन सकता है। अब आता है दोस्तों फोकस। फोकस की ये 2 पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, फालतू बातें करी हुई है मैंने डाला है, जिसे अजीब सा ना लगे, बट हाँ आपको फोकस का मतलब मैंने बता दिया है, नैरो मार्केट को टारगेट करना, नैरो मार्केट को टारगेट करना, वो चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी, सारी बातें वही लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। फरारी कार का एग्जांपल दिया हुआ है, कहते हैं छोटे मार्केट को टारगेट करते हैं, नैरो मार्केट को टारगेट करते हैं, बट उसके अंदर ये बहुत डिफरेंशिएशन देते हैं। फरारी कार आपके लिए नहीं बनी, मेरे लिए नहीं बनी, इनके लिए नहीं बनी, वो किसी और के लिए ही बनी है, तो वो वाली चीज़ इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोकस स्ट्रेटेजी। फोकस कॉस्ट लीडरशिप, सबसे पहले बोलो फोकस कॉस्ट लीडरशिप का मतलब उस बड़े से मार्केट में छोटी सी जगह को टारगेट करना और फिर वहां पे सबसे सस्ता बेचना। तो नैरो मार्केट को टारगेट करो और वहां जाके सबसे सस्ता बेचो। ये बात ध्यान रख लेना, वहां पे सबसे सस्ता होना चाहिए, पूरी जगह आप सबसे सस्ते हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरी जगह अगर सबसे सस्ते होगे तो आप कॉस्ट लीडर कहलाओगे ना। तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप में क्या होगा, छोटे से मार्केट में सबसे सस्ता बेचना, इस क्या, फोकस कॉस्ट लीडरशिप। पूरे मार्केट में सबसे सस्ता बेचना इस कॉस्ट लीडरशिप, छोटे से मार्केट में सबसे सस्ता बेचना इस फोकस कॉस्ट लीडरशिप। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चार्ज द लोवेस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री। ये जरूरी नहीं है आपको लोवेस्ट प्राइस रखनी है आपके टारगेटेड मार्केट में।
आपके टारगेटेड मार्केट में आपको लोवेस्ट प्राइस रखनी है, सारी जगह लोवेस्ट प्राइस रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, फोकस कॉस्ट लीडरशिप। तो नैरो मार्केट होगा, प्राइस सबसे कम होगी उस टारगेटेड मार्केट में, सेम चीज किसके अंदर होगी, फोकस डिफरेंशिएशन के अंदर। नैरो मार्केट होगा और कुछ यूनिक फीचर्स होंगे उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, टारगेटेड मार्केट के अंदर। तो ये फोकस डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप फोकस स्ट्रेटेजी को अचीव कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आपको कुछ नीश मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, छोटे मार्केट को, नैरो मार्केट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला, आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा सुपीरियर होनी चाहिए, क्योंकि छोटा मार्केट है, उसको आज तक कोई नहीं कर पाया, तो आप उसको कैसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि होता तो बड़े लोग भी कैप्चर कर लेते हैं, आप ही कर रहे हो, तो आपके पास कोई स्किल जो है सुपीरियर होनी चाहिए, एफिशिएंसी बहुत हाई होनी चाहिए, और जो आपके तरीके हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए। तो आप क्या अचीव कर पाओगे, फोकस स्ट्रेटेजी। एडवांटेज क्या है, आप वहाँ पे प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, और साथ ही साथ वहाँ पे न्यू एंट्री मुश्किल होगी, क्योंकि छोटा मार्केट है, आप पहले ही वहाँ पे राजा बने हुए हो, राजा बाबू बने हुए हो, राजा बाबू के सामने आना बहुत मुश्किल काम है। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले एक तो बहुत अतरंगी टाइप की कंपिटेंसीज चाहिए। छोटे मार्केट को सबसे मुश्किल होता है कैप्चर करना, क्योंकि उसको कोई नहीं कर पा रहा, आप करने जा रहे हो, तो उसमें आपको बहुत टाइप की क्या चाहिए, कंपिटेंसीज चाहिए। वहाँ पे डिमांड आपकी लिमिटेड रहेगी, हो सकता है जो आपका नीश मार्केट हो कभी भी डिसअपीयर हो जाए, क्योंकि जब लार्ज कॉम्पिटिटर को हवा लगेगी यार वो छोटे वाला मजे ले रहा है, वहाँ चलो वहाँ चलो, जब लार्ज कॉम्पिटिटर्स को हवा लगेगी वो आपको गायब कर देंगे, आपको रातों रात पता ही नहीं चलेगा, तो आपका नीश कभी भी क्या हो सकता है, डिसअपीयर हो सकता है। तो दोस्तों ये 3 स्ट्रेटेजीज थी, ये मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ाई। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा, उसको कैसे सस्टेन करना है वो पढ़ा, फिर कॉस्ट लीडरशिप पढ़ी, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ा, और फिर अपन ने फोकस पढ़ा। फोकस के अंदर 2 पढ़े, कॉस्ट लीडर पढ़ा और डिफरेंशिएशन पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। फिर कहता है एक चीज़ होती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी बोलते हैं ऊपर जो अपन ने 3 स्ट्रेटेजीज पढ़ी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, उसका ये फर्दर डेवलपमेंट है। ये कहता है आप ना कॉस्ट लीडर बनो, ना आप डिफरेंशिएटर बनो, ना आप फोकस करो, आप तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी लगाओ। सर ये क्या है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, सामने वाले को वैल्यू ज्यादा दो और उससे पैसा कम लो। तो सामने वाले को वैल्यू ज्यादा दो और पैसा कम लो, ऐसा करना है आपको। और ये करने के लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी, या तो आप प्रोडक्ट को कम प्राइस पे दो, बट प्रोडक्ट होना क्या चाहिए, एकदम सामने वाले से कंपेरेबल होना चाहिए। सेम क्वालिटी दो बट सस्ता दो, सेम क्वालिटी दो बट सस्ता दो। या फिर दूसरा तरीका है प्राइस सेम रखो, क्वालिटी अच्छी कर दो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई एक्स प्रोडक्ट बेच रहा है, मैं भी एक्स बेच रहा हूं, दोनों की क्वालिटी सेम है बट मैं सस्ता बेच रहा हूं, तो ये हो गई बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ये क्या हो गया, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। वो एक्स बेच रहा है 70 रुपए में, मैं ए बेच रहा हूं 70 रुपए में, ए सुपीरियर है, तो सेम प्राइस बट क्वालिटी इज बेटर, बट क्वालिटी इज बेटर। तो बोलो इसमें क्या किया अपन ने, पहले वाले में क्या किया, पहले वाले में क्या किया, क्वालिटी सेम है बट सस्ता बेच रहा हूं, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। प्राइस सेम है, क्वालिटी हाई बेच रहा हूं, दैट इज ऑल्सो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ये इसने बताई हुई है, और ये बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी का डायग्राम बीचों बीच बनाया हुआ है। यहाँ पे ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ब्रॉड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, फोकस, और बीच में बोलता है सब मिला लो, सब मिला लो। और 2 चीजें ध्यान रखो, सेम चीज सस्ते में बेचो, सेम रेट की चीज है बट उसको क्वालिटी अच्छी करके बेचो, दैट इज नोन एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन बैंक पता नहीं अटैच नहीं हुआ हुआ, बट हुआ हुआ है, वैसे हुआ हुआ है, रियल पीडीएफ में हुआ हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा दोस्तों। वीडियो शेयर करना पड़ेगा आपको, कमेंट करना पड़ेगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो, साथ ही साथ टेलीग्राम का चैनल भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, वरना मजा नहीं आएगा, तो ये करना पड़ेगा दोस्तों। कल मिलते हैं अपन चैप्टर 2 के साथ, सॉरी चैप्टर 4 के साथ। चैप्टर 2 तो बाद में आएगा नंबर, पहले चैप्टर 4 आएगा, 4A 4B के साथ मिलते हैं कल। अपने 8th और 9th में अपना चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बाय बाय, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।